स्टॉप इट यार, कुछ नहीं है। लोग नहीं बाकी लोग हैं वो तो नहीं पूछते खुद से ऐसे सवाल, उनके माइंड में तो ये सवाल नहीं आते, मुझे क्यों आते हैं? स्टॉप करें यार, इट्स ओके, बस इट्स ओके, ऐसे सवाल ना पूछे, स्टॉप करें। लोग नहीं, बाकी लोगों को देखो वो सारे नॉर्मल है, वो इस तरह के सवाल नहीं पूछते, आप क्यों मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं? तो ये कि मैं कौन हूँ, क्या मैं हकीकत हूँ, क्या मेरा वजूद हकीकत में एग्जिस्ट करता है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्यों पैदा किया गया, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या जिंदगी बगैर मकसद के है? अगर मैं सारी जिंदगी मकसद के पीछे गुजर और उसके बाद मरने के बाद मुझे पता लग जाए कि सारी जिंदगी बेमकसद थी, तो क्या होगा? कायनात को किसने बनाया है? कायनात को क्यों पैदा किया गया? दुनिया को बनाने का मकसद क्या था? दुनिया कब से वजूद में है, कैसे वजूद में है? अच्छा, इसको अल्लाह ताला ने बनाया, इसको खुदा ने बनाया, उसको एक जवाब मिल गया। नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला को किसने बनाया? उससे पहले किया था, दुनिया से पहले किया था। अस्सलाम वालेकुम। ओसीडी के मुख्तलिफ किस्म होते हैं। कुछ लोग गंदे हाथों से डरते हैं, कुछ लोग जरासीम से डरते हैं, कुछ लोग अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद होते हैं, कुछ लोग इससे डरते हैं कि मैं बीवी को तलाक क्या न कहूँ, कुछ लोग गुनाह से डरते हैं, कुछ लोग गुस्ताखी से डरते हैं। लेकिन ओसीडी की एक खतरनाक टाइप है जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल ओसीडी। वो सीधा ही आपके एग्जिस्टेंस पर अटैक करती है, वो सीधा आपके एग्जिस्टेंस, आपके वजूद को टारगेट करती है। एग्जिस्टेंशियल ओसीडी में जो सबसे कॉमन ऑब्सेशंस होते हैं, वो परेशान करने वाली सोच जो एक इंसान को एंजाइटी में मुब्तला करती है, वो ये होती है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं हकीकत हूँ, क्या मेरा वजूद हकीकत में एग्जिस्ट करता है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्यों पैदा किया गया, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या जिंदगी बगैर मकसद के है? अगर मैं सारी जिंदगी मकसद के पीछे गुजर और उसके बाद मरने के बाद मुझे पता लग जाए कि सारी जिंदगी बेमकसद थी, तो क्या होगा? कायनात को किसने बनाया है? कायनात को क्यों पैदा किया गया? दुनिया को बनाने का मकसद क्या था? दुनिया कब से वजूद में है, कैसे वजूद में है? अच्छा, इसको अल्लाह ताला ने बनाया, इसको खुदा ने बनाया, उसको एक जवाब मिल गया। नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला को किसने बनाया? उससे पहले किया था, दुनिया से पहले किया था। क्या ये सारी चीजें जो मेरे इर्द गिर्द है ये रियल है? ये सारी चीजें जो मेरे सराउंडिंग में, ये फैक्ट तो नहीं है? ये सारे लोग जो घूम रहे हैं, ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? क्या ये सारी चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? क्या ये सारी जो दुनिया के लोग हैं या दुनिया का जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट फैक्ट्री तो नहीं है? क्या ये कोई इल्यूजन तो नहीं है? क्या ये सारी चीजें मैं एक ख्वाब तो नहीं देख रहा? क्या ये सारी चीजें वाकई में एग्जिस्ट करती है? वजूद क्या होता है, जिंदगी का मकसद क्या होता है, शऊर क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, क्या कॉन्शियसनेस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? कॉन्शियसनेस को हम कैसे पहचानेंगे? एग्जिस्टेंशियल ओसीडी सीधा ही आपके एग्जिस्टेंस को, आपके वजूद को और आपके कॉन्शियस लेवल को और आपके पर्पस ऑफ लाइफ को टारगेट करती है। और जब बंदा इन सोचों में फंसता जाता है, इन सोचों में फंसता जाता है, तो आखिरकार वो सोचता है क्या होगा अगर ये जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी सोच स्टॉप न हुई तो क्या होगा मेरे साथ? क्या सोचते सोचते मैं पागल हो जाऊंगा, या सोचते सोचते मुझे कोई जवाब मिल जाएगा इन सारे सवालात का? इन सवालात का तो उनको जवाब नहीं मिलता और बंदा चला जाता है पैनिक में। अब दो पॉसिबिलिटीज है, अगर ये बंदा अपने इन सवालात को, अपने इन क्वेश्चन को सोसाइटी के सामने पेश करेगा, तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि लोग इनको पागल समझेंगे कि ये बंदा पागल हो गए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि लोग इनको एथियस्ट, मोल्हिद, काफिर और दीन से आउट करेंगे। इन दोनों पॉसिबिलिटीज की वजह से ये बंदा अपने इन सवालात को सालों तक अपने साथ रखता है और किसी के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन ये सवालात ना पैनिक अटैक के होते हैं, ये कंडीशन, न ये साइकोसिस के होते हैं, न ये डीरियलाइजेशन के होते हैं, बल्कि ये क्लासिकल ओसीडी के सवालात होते हैं। और ये सवालात फिलॉसफिकल सवालात नहीं होते, ये वो सवालात नहीं होते जो सुकरात वगैरह पूछा करते थे। ये सवालात एक बीमारी के सवालात होते हैं, और बीमारी के ये सवालात इस बंदे को मजबूर करते हैं कि आई नीड आंसर, मुझे इन सारे क्वेश्चंस का जवाब चाहिए। ये सवालात आप कहोगे कि ये फिलॉसफिकल थॉट्स होते हैं, ये फिलॉसफिकल थॉट्स नहीं होते, क्योंकि ये सवालात होते हैं ईगो डिस्टोनिक। मतलब ये बंदा हेट करता है, नफरत करता है इन सवालातों से, लेकिन फिर भी ये सवालात आते हैं इनके माइंड में। ये जो सवालात होते हैं ये फिलॉसफिकल नहीं होते, और नहीं ये बंदा खुद इन सवालात को इंटेंशनली पैदा करता है। ये इंट्रोसिव होते हैं, मतलब विदाउट सोचे समझे ये इसके जहन में आ जाते हैं, विदाउट एनी इंटेंशन, बगैर किसी इरादे के सारे सवालात इसके जहन में आ जाते हैं अचानक। ये सवालात इंटरेस्टिंग भी नहीं होते। फिलॉसफिकल जो थॉट्स होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं,
لیکن یہ والے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے لیے انٹرسٹنگ نہیں ہوتے، یہ اس بندے کو پینک اٹیک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اینڈلیس ہوتے ہیں، اس بندے کو ان سارے کویسچن کا جواب نہیں ملتا۔ جو فلاسفیکل لوگ ہوتے ہیں ان کو تو آخر کار ایک رزلٹ مل جاتا ہے، لیکن اس بندے کو اپنی ان سوالات کا رزلٹ نہیں ملتا۔ اب ان سارے کویسچنز کے بعد یہ ان کویسچن کو سالو کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ عادات اپنائے گا، جس کو کہتے ہیں کمپلشنز، کچھ ریپیٹیٹیو بیہیویئر اپنی زندگی میں اپنائے گا۔ جو سب سے پہلا ریپیٹیٹیو بیہیویئر ان لوگوں کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مینٹل چیکنگ کا۔ یہ لوگ خود سے سوالات پوچھتے ہیں اپنے مائنڈ میں، کیا ساری چیزیں ریئل ہیں؟ کیا سب چیزیں حقیقت فیل ہو رہی؟ کیا ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا واقعی میں یہ دنیا فیک نہیں ہے؟ بار بار اپنے ذہن میں یہ سوالات پوچھے گا۔ سیکنڈ تھنگ جو ان لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے، سیکنڈ تھنگ جو ان لوگوں کا کمپلشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کویسچن۔ جو تھاٹ اس کو آ گئے وہ اس سے کویسچن پوچھے گا۔ زندگی کا مقصد کائنات کیوں پیدا کیا گیا؟ اینڈلیس کویسچنز پوچھے گا یہ اس سوال سے۔ یہ اس لیے پوچھتا ہے کہ میں ایک رزلٹ پہ تو پہنچ جاؤں، کہ مجھے سلوشن مل جائے۔ اور اکثر ایسے سوالات ہوتے ہیں جس کا سلوشن ہوتا ہی نہیں ہے، جو آنسریبل کویسچن ہوتے ہی نہیں، جس کو آنسر کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ ایسا سمجھے کہ مطلب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، مطلب ایسے وسوسے ہوتے ہیں جو جس کا بالکل رزلٹ نہیں ملتا۔ دنیا کو کس نے بنایا؟ اچھا اس کو کس نے بنایا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو کس نے بنایا؟ اچھا اس کو پھر کس نے بنایا؟ اس طرح کے سوالات، انگلش سوالات یہ خود سے پوچھے گا۔ تیسرا جو کام یہ لوگ کرتے ہیں وہ ہے ری ایشورنس۔ خود کو کہے گا اسٹاپ اٹ یار، کچھ نہیں ہے۔ لوگ نہیں جو باقی لوگ ہیں وہ تو نہیں پوچھتے خود سے ایسے سوالات، ان کے مائنڈ میں تو یہ سوالات نہیں آتے، مجھے کیوں آتے ہیں؟ اسٹاپ کرے یار، اٹس اوکے، بس اٹس اوکے، ایسے سوالات نہ پوچھے، اسٹاپ کرے۔ لوگ نہیں، باقی لوگوں کو دیکھو وہ سارے نارمل ہیں، وہ اس طرح کے سوالات نہیں پوچھتے، آپ کیوں مجھ سے ایسے سوالات کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو چوتھا ان لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں سے پوچھنا۔ کیا آپ کو ایسے سوالات آتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دنیا فیک ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ساری چیزیں خواب ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا آپ ایگزسٹنس کے بارے میں، کیا آپ اپنے وجود کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اور جب اس بندے کو نہ اپنے مائنڈ کی طرف سے کوئی جواب ملتا ہے اور نہ سوسائٹی کی طرف، تو یہ جاتا ہے آن لائن سرچ کرتا ہے، گوگل پہ سائبر کانڈریا گوگلنگ کرتا ہے، یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے، فیس بک پہ سرچ کرتا ہے، مختلف قسم کے فلاسفر کو سنتا ہے، اسکالرس کو سنتا ہے، جو مذہبی اسکالرس ہوتے ہیں ان کو سنتا ہے، بار بار انٹلیکچوئل لوگوں کو سنتا ہے، ایک ایک کوسچن کو سرچ کرتا ہے، ایگزسٹنس کیا ہوتا ہے، کیا دنیا فیک ہے، ریئلٹی کیا ہوتی ہے، کانشیسنس کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بیچارہ ایٹ دا اینڈ صرف پینک اٹیک کی طرف جائے گا اور انزائٹی کی طرف۔ ایٹ دا اینڈ اس کو سوالات کا آنسر نہیں ملے گا، کیونکہ کوسچن پہ کوسچن آئے گا۔ ایک کوسچن کا آنسر سالو ہو گیا، دوسرے کے بارے میں پھر سوچے گا، پھر اس کے بعد اور کوسچنس پیدا ہوں گے، اور اس طرح یہ بیچارہ اس لوپ میں اور اس سرکٹ میں سٹک ہوگا ہر وقت، اور ایٹ دا اینڈ اس کو صرف انزائٹی اور پینک اٹیکس ملیں گے۔ اس کے بعد یہ بندہ کیا کرے گا؟ جب بہت زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے، ایوائڈنس والا بیہیویئر اپنائے گا۔ ایویڈنس کے بیہیویئر میں یہ نہ گوگلنگ کرے گا، یہ نہ کسی سے پوچھے گا، یہ ان تمام چیزوں کو، جو چیزیں اس کو مجبور کرتے ہیں کوسچننگ پہ، جو چیزیں اس کو ایسے سوچ کی طرف لے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ ایوائڈ کرے گا۔ ہر وہ محفل جس بندے کو ایسے سوچ کرنے کی طرف لے جاتا ہے وہ نہیں جائے گا اس محفل میں۔ یہ مذہبی محفلوں میں نہیں بیٹھے گا، مذہبی چیزوں کو نہیں سنے گا، مذہبی خطبات کو نہیں سنے گا، فلاسفیکل چیزوں کو نہیں سوچے گا، جو جتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچے گا، اکیلا نہیں بیٹھے گا، اکیلے محفل کو انجوائے نہیں کرے گا، آسمان کو اوپر نہیں دیکھے گا، کائنات کے بارے میں سیکنڈ نہیں سوچے گا۔ یہ پھر سویئر سٹیج میں یہ بیہیویئر اپناتا ہے، مطلب یہ سوچتا ہے کہ بس مجھے ان چیزوں کا آنسر تو ویسے بھی نہیں ملنے والا، بیٹر از دیٹ کہ آپ ان ساری چیزوں کو ایوائڈ کریں، لیکن پھر بھی یہ سوالات بن بلائے مہمان ان کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں۔ اس سارے سیناریو کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر یہ فلاسفیکل تھاٹ نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے مائنڈ میں کوئی خرابی ہے؟ ایگزیکٹلی انسان کے دماغ کی 3 ایسی جگہ ہے جو کہ اس بیماری میں ٹھیک طور پر کام نہیں کرتے، اور 3 ایسے کیمیکل ہے جو کہ آپ کے دماغ میں ٹھیک نہیں ہوتے، مطلب اس کا لیول نارمل نہیں ہوتا۔ جو پہلا ریجن ہے ہمارے دماغ کا جس کی میں بار بار ذکر کرتا ہوں وہ ہے آربیٹوفرنٹل کارٹیکس۔ آربیٹوفرنٹل کارٹیکس ہر وقت آن ہوتا ہے، ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ آربیٹوفرنٹل کارٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ والی سوچ خطرناک ہے، دس تھاٹ مین ڈینجر۔ آربیٹوفرنٹل کارٹیکس آپ کو ہر وقت خطرے کا احساس دلاتا ہے۔ آربیٹوفرنٹل کارٹیکس کا کام ہے خطروں کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کی جان پہچان کرنا۔ آربیٹوفرنٹل کارٹیکس یہاں پہ اوور سینسٹیو ہوتا ہے، اس کو ہر ایک سوچ یہ خطرناک سوچ لگتا ہے، یہ ایک خطرہ لگتا ہے۔ دماغ کی ایک دوسری جگہ ہے جس کو انٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس کہتے ہیں۔ انٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس اس بیماری میں کیا کرتا ہے؟
इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जब आप अनसर्टेनिटी में होते हैं, जब आप डाउट में होते हैं, जब आप शक में होते हैं, जब आपको किसी चीज़ के बारे में 100% श्योरिटी नहीं होती, जब आपको किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल यकीन नहीं होता, तो इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक की तरफ ले जाती है। इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इन लोगों में ठीक तौर पर काम नहीं करता, इसलिए ये लोग एंजाइटी की तरफ और पैनिक अटैक की तरफ चले जाते हैं एट द एंड। दिमाग की एक तीसरा नेटवर्क है जो इससे पहले मैंने वीडियो में डिटेल के साथ शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। इन लोगों में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हर वक्त ऑन होता है, जिसकी वजह से ये लोग बगैर चाहे भी इनका माइंड रिवर्स जाता है इन सोचों की तरफ। ये अपने जो नॉर्मल एक्टिविटीज है डेली लाइफ में वो करेगा, लेकिन अचानक इसकी जो माइंड है वो जाएगी बैक टू दैट क्वेश्चंस। इसका जहन वापस जाएगा इन क्वेश्चंस की तरफ, वापस जाएगा इन सवालात की तरफ, वापस जाएगा एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि इन लोगों में हर वक्त डिपार्ट मोड नेटवर्क ऑन होता है। डिपार्ट मोड नेटवर्क क्या होता है और इसको कैसे खामोश करना है, ये मैंने इससे पहले वीडियोज में शेयर की है। इसके अलावा हमारे दिमाग के ये भाई रियल बीमारी है, इसका आपके नमाज रोज़ा इन चीज़ों के साथ, मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये रियल बीमारी है, रियल बीमारी। जिस तरह शुगर बीमारी है, जिस तरह दिल के मसाइल है, इसी तरह ये भी एक खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज भी एक साइकियाट्रिस्ट से करना चाहिए, हकीम से नहीं। 3 हमारे दिमाग की ऐसी जगह हैं, 3 ऐसे केमिकल हैं जो कि इस बीमारी में नॉर्मल नहीं होते। पहला है सेरोटोनिन, जिसकी मैं बार बार जिक्र करता हूँ। ओसीडी में सेरोटोनिन का लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि ये वाला सर्किट हाइपर एक्टिव होता है और ये सेरोटोनिन को बहुत जल्दी खत्म कर देता है। सेरोटोनिन की कमी की वजह से क्या होता है, सेरोटोनिन की कमी की वजह से आपको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, बगैर इंटेंशंस के और बगैर इरादे के ये सोच आपके जहन में आ जाते हैं और आप इन सोच से खुद को नहीं निकाल सकते। ये जो इंट्रूसिव मतलब किसी ने आपके जहन में डाल दिया, ये क्यों होता है, सेरोटोनिन की कमी की वजह से। दूसरा केमिकल है डोपामीन। डोपामीन का इम्बैलेंस होता है और डोपामीन की इम्बैलेंस की वजह से आपको हर चीज ये फेक लगती है, आप रियलिटी से दूर होते हैं। तीसरा जो केमिकल है वो है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट ज्यादा होता है तो हर वक्त आप स्टक होते हैं। व्हाट इफ आई, क्या होगा अगर सारी चीजें फेक थी, क्या होगा अगर दुनिया फेक थी। आप इस लूप में बार बार स्टक होते हैं और डिपार्टमेंट नेटवर्क आपका हर वक्त ऑन होता है। तो ग्लूटामेट इन लोगों में बहुत ज्यादा होता है। एग्जिस्टेंशियल ओसीडी के इस केमिकल गेम को समझने के बाद यहाँ पे एक जरूरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी ये मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो ये डॉक्टर को अपनी रियल हिस्ट्री नहीं देता। जो सवाल इसके जहन के अंदर होते हैं वो डॉक्टर के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि जब भी डॉक्टर के पास जाता है तो पैनिक अटैक की सूरत में जाता है और साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाता, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास। मेडिकल स्पेशलिस्ट इसको लेबल करते हैं पैनिक अटैक और इसके लिए पैनिक अटैक की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीमारी फिर भी रह गई। बीमारी को तो आपने ट्रीट नहीं किया, पैनिक अटैक की ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, इसको लेबल करते हैं पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा मसला ये होता है कि जब ये लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो अक्सर डॉक्टर इनको साइकोटिक या साइकोसिस वाले पेशेंट कंसिडर करते हैं, लेकिन ये साइकोसिस नहीं होता। इस बंदे के सोच में जस्ट ये होता है कि सारी चीजें रियल नहीं है। साइकोसिस में तो बंदा फील करता है ऐसा कि मतलब वो रियलिटी से डिटैच होता है। अब ये इस बंदे के सिर्फ और सिर्फ जहन में ही सवाल होते हैं, रियल में ये फील नहीं करता। जो तीसरा चीज होता है जो मिस डायग्नोस करते हैं वो है डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। डॉक्टर अपन मिस डायग्नोस दिस ओसीडी एज डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है इन सारी चीजों से। अब जब ये जाता है डॉक्टर के पास तो वो इसको मिस डायग्नोस करता है और इसी वजह से उसकी ये वाली बीमारी सालों तक ट्रीट नहीं होती। लेकिन रिसर्च हमें ये कहता है कि जो एग्जिस्टेंशियल ओसीडी के पेशेंट होते हैं तो इसको कुछ रिसर्चेज ने 20 सालों तक फॉलो किया और 20 सालों को फॉलो करने के बाद वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंशियल ओसीडी वाले साइकोसिस की तरफ नहीं जाते, ये कभी साइकोटिक पेशेंट नहीं बनते, मतलब ये पागल नहीं हो जाते साधारण बात में। दूसरी बात ये है कि सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ पैनिक अटैक जो ओसीडी के बीमार लोगों में होता है वो इस एग्जिस्टेंशियल ओसीडी के मरीज में होता है। इन लोगों में पैनिक अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब इसको इन सवालों का आंसर नहीं मिलता सीधा जाएगा पैनिक अटैक और पैनिक एंजाइटी की तरफ। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि दुनिया के अक्सर वो लोग जिनको लोग प्लस पर मानते हैं उनको एग्जिस्टेंशियल ओसीडी की बीमारी होती है। अब लास्ट में आप लोगों के जहन में सवाल होगा और जिस चीज़ के लिए आप लोग वेट करते हो कि क्या इसका इलाज पॉसिबल है, डेफिनेटली इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तानी में एक मसला है। मसला ये है कि वो आपको कहेंगे कि डॉक्टर साहब इसका इलाज बता दें। जब आप इसको मेडिसिन का बताते हो कहते बगैर मेडिसिन का बताओ। जब आप इसको बगैर मेडिसिन का बताते हैं कि आपने ये वाले टेक्निक, तो वो कहते हैं मैं तो ये नहीं कर सकता और मैंने सुना है कि लोग ये करते हैं लेकिन इससे इम्प्रूव नहीं होता।
अब और मतलब मैं क्या मैजिक कोई जादू मंत्र आप पे पढ़ो, कोई दम वगैरह करो जिससे आप ठीक हो जाओगे, मतलब अल्टरनेटिव वे क्या है? तो इसका इलाज पॉसिबल है, साइकाट्रिस्ट के पास जाओ और साइकोलॉजिस्ट के पास, वो आसानी से इस बीमारी का इलाज कर लेंगे। जिसको भी ये वाली बीमारी है तो बगैर हेजिटेशन के, बगैर शर्म के जाए और अपनी साइकाट्रिस्ट से इसका इलाज स्टार्ट करे और नॉर्मल लाइफ वो लोग जी सकते हैं। साइकाट्रिस्ट मेडिकल के स्टूडेंट के लिए खासकर है और आप लोगों के लिए भी है। इसमें फर्स्ट लाइन पे देते हैं इसी सारा फ्लॉक्सिटिन और एसिटोब्राम और सर्ट्रोलिन, खासकर पेरोक्सिटिन, लेकिन इन हायर डोजेस, डोज ज़्यादा रखना है, कम डोज में दोगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। क्लोमिप्रामीन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में अगर इसी तरह से ठीक नहीं हो, लेकिन क्लोमिप्रामीन के साइड इफेक्ट ज़्यादा है। अगर उससे भी नहीं हुए तो आगमेंटेशन में एरिबिप्राजोल और रिस्पेरोडोन, ये एंटीसाइकोटिक है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं।